अगेन सुन लें जी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया है हमने आज। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा जबकि बायनोमियल भी इंडिपेंडेंट है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड नंबर ऑफ सक्सेस लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर लेस देन 20 होगा तो पॉइसन से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 5% से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। 5% से लेस और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 20% से ज्यादा होने चाहिए। तो आप इसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लेस देन 20% और प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा होगी सक्सेस की, तो आप इसे बायनोमियल से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास नंबर 20% से लेस है तो ये तो बायनोमियल को अचीव करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी जो है प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है, लेकिन साथ जो है प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस ये भी 5% से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 5% से लेस और n भी 5% से लेस हो या n 20% से ज्यादा और p 20% से 5% से ज्यादा हो, तो फिर ये क्वेश्चन ना तो बायनोमियल से सॉल्व होगा ना ये आपका पॉइसन से सॉल्व होगा, फिर ये अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व हो रहा होगा, जो कि हमारे सिलेबस में तो है लेकिन आईकैप ने कभी पूछा नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। इसके बाद इसको क्वेश्चन के अंदर जो हिंट होगा वो अनसर्टन होगा, यानी कि जो सिचुएशन बताई जाएगी उसकी सर्टेनिटी हमें नहीं पता होगी, और ये बहुत रेयर केसेस में, मतलब जो भी केस देगा वो बहुत रेयर केस होता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाना, ये बहुत रेयर केसेस है और इसका अनसर्टन है, ये पता भी नहीं चलता कि कब हो जाए। अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो इसके फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस म्यू ओवर इनटू म्यू की पावर एक्स आ जाएगा। आप इसकी जगह म्यू कर लें, और म्यू जो है वो बेसिकली निकलता है n मल्टीप्लाई p से, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा। ये म्यू आपका एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, जो कि आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है। एवरेज ऑफ पॉपुलेशन म्यू को रिप्रेजेंट करता है, और मीन यानी कि एक्स बार एवरेज ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर एक्स से मुराद उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि जो उसे चाहिए होगा, जितने भी नंबर्स में उसे चाहिए होगा हम एक्स रिप्रेजेंट कर देंगे और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल करवा देंगे। अब ये जो म्यू है सर, अगर तो म्यू यानी कि एवरेज पेपर में आपको गिवन होगी, अगर तो एवरेज पेपर में गिवन होगी तो फिर आई कैप का क्या करेंगे, धन्यवाद, आई कैप का करेंगे शुक्रिया, क्योंकि अगर एवरेज गिवन है तो ई की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर आपको नजर आ जाएगी और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। आप क्या करेंगे, एज इट इज यही वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यूज देखें तो आपको कैलकुलेटर में ये एक्सपोनेंशियल यानी कि इनके साथ ये वाला बटन अगर आप देखेंगे तो इसके साथ आपको रेज की पावर में नजर आ रही है, आप शिफ्ट और एक्सपोनेंशियल इसमें आ जाएंगे। नंबर 2 पे जो इसका ऑप्शन होगा वो ये होगा शिफ्ट 10 रेज टू पावर अल्फा 10 रेज टू पावर में आ जाएगी एक्सपोनेंशियल, और फिर इसकी पावर में आपको मैनुअल जाना पड़ेगा। ये दोनों मेथड है, आप किसी से भी ई की पावर ला सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर ला सकते हैं। अगर तो ये गिवन होगा तो आप क्या कर लेंगे, एज इट इज वो वैल्यू एवरेज की पुट कर लेंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये ना हो कि आपको एवरेज तो दे दे लेकिन आपको एवरेज दे 5 मिनट की और क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा हो 10 मिनट्स की, तो आपने क्या करना है, अगर आपको एवरेज 5 मिनट की गिवन है तो वो एवरेज आपका
हरगिज मीन नहीं होगा, वो आपके पास म्यू नहीं होगा। पहले आप उसे 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग उसके यूनिट को सेम करेंगे और उसके बाद आप फिर एवरेज लेंगे। नंबर थर्ड पर अगर म्यू गिवन नहीं होगा तो फिर आप एन मल्टीप्लाई पी करेंगे। अगर म्यू गिवन नहीं होगा तो एन मल्टीप्लाई पी कर लेंगे, फिर ये आपको गिवन होगा और एन आपके पास जो होगा वो 20 से ग्रेटर होगा और जो पी होगा वो लेस होगा 5% से। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास म्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन है जी, एवरेज नंबर ऑफ कार्स इज 1.5। ये आपको एवरेज दे दिया है, उसने कह दिया एवरेज नंबर ऑफ कार इज 1.5। कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ द डे, कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ द डे, एक दिन का इन विच 2 कार्स आर डिमांडेड। अब आपने कैलकुलेट करना है प्रपोर्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि 2 कार्स डिमांड की जाए। x इज इक्वल टू 2 कार्स, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं पता नहीं कितनी हो सकती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने क्या कहा कि 2 कार्स डिमांड हो। तो x2, अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस म्यू, म्यू रेज टू पावर x और x का फैक्टोरियल। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल आप कैलकुलेटर से लेंगे -1.5 इंटू 1.5 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आंसर लिखवा दें मुझे जी, 0.25, ये इसका आंसर आ गया है जी। इसके बाद x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 0, e रेज टू पावर 1.5 इंटू 1.5 पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 0.223। अगर उसने कह दिया एट मोस्ट 1 कार इज डिमांडेड, ज्यादा से ज्यादा एक, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो भाई 0 का आंसर तो हमने निकाल लिया है, तो 0.223, तो 1 का निकालेंगे, उसके लिए रेज टू पावर 1.5, 1.5 की पावर 1 फैक्टोरियल, आंसर 334। क्या ये एट मोस्ट का आंसर आ गया है? नहीं, हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर एट मोस्ट का आंसर आएगा। एट मोस्ट के आंसर के लिए 0.223 प्लस 0.334 दोनों को ऐड करें तो आंसर 557। ये जो आंसर निकला है ये एट मोस्ट 5 का निकला है। अच्छा, अगर आ जाता एट लीस्ट 1, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती थी? नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा नहीं पता, क्योंकि पाइजोन ऐसा केस होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा का हमें कोई पता नहीं होगा। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि एट लीस्ट 1, कम से कम एक, तो इसका मतलब है कि वो एक और एक से ज्यादा मांग रहा है, वो 0 डिमांड नहीं कर रहा। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे केस के लिए? 1 माइनस जो डिमांड नहीं करेगा वो उसमें से माइनस कर देंगे। अब आप इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 वाली क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -1.5, बल्कि 0 का आंसर हमने निकाला हुआ है, तो आप 0.223 करेंगे तो आंसर क्या निकला है जी? 0.777। तो ये आंसर किसके लिए निकल आएगा? एटलीस्ट के केस के लिए आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन ए डे इज 2%।
कितने है जी, P 2%, 2%, और आजकल 2% क्या है जी, लेस देन 5%। तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो पूरी हो गई। क्या जिस गाड़ी के एक दफा एक्सीडेंट हो गया, क्या दोबारा नहीं ना हो सकता उसका? हो सकता है, हो सकता है कि अभी होके ही एक्सीडेंट वो शोरूम में दोबारा गाड़ी लेके जाए, सही करवा के बाहर निकले, फिर कोई ठोक दे, तो मतलब दोबारा भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट है, मतलब जिसके एक्सीडेंट हो चुका है उसे उसका दोबारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब और ये रेयर केसेस भी है। अगर रेयर केस एक्सीडेंट रेयर केसेस है, किसी को पता नहीं है, अनसर्टेन भी है, ये भी किसी को नहीं पता चलता कि आज उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी किसी को नहीं पता चलता कि आज वो एक्सीडेंट देख लेगा, तो नहीं ना पता चलता। इफ देयर आर 100 व्हीकल्स आर यूजिंग दैट रोड एवरी डे, अब एन कितने हैं जी, 100, अब एन भी 20 से क्या है, ग्रेटर। ये दोनों प्रॉपर्टीज उसकी पूरी हो गई, और ये भी अनसर्टेन भी है, रेयर केसेस भी है, तो ये पाइजोन लगेगा। लेकिन वो कितने व्हीकल्स का पूछ रहे हैं, 10 का, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। आप अब क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई p करेंगे, तो आप लिखेंगे जी म्यू इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई p। n आपके पास है 100, p है जी 0.02, आंसर है 2। ये आपके पास क्या निकल आया है, मीन। अब इसे फॉर्मूला में पुट कर दें, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -2 टू 10 10 फैक्टोरियल, आंसर 0.000381। अच्छा बच्चों, इसमें अगर आपके कैलकुलेटर पर 3.8 रेज टू पावर -4 आंसर आया है, ऐसे ही आया था -5, तो फिर गलत लिखवाया जिसने भी लिखवाया। हाँ जी, फिर गलत लिखवाया जिसने भी लिखवाया है, फिर 40 आएंगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा आंसर आ रहा है, तो उसे आपने पॉइंट्स कैसे रिमूव करके पॉजिटिव में लेके आना है। तो सबसे पहले देखेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, एक वैल्यू पॉइंट से पहले ही है, रिमेनिंग आपने कितनी पावर्स पीछे आना है, 4 नहीं आना, 5 था पॉइंट, आपके पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले 5 वैल्यूज हैं। ये रेज टू पावर क्या शो करवा रहे हैं, 5 वैल्यूज हैं, एक नजर आ रही 3 वाली, तो बाकी 4 कौन सी होंगी, 0। तो फिर पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर लगेगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो आप जब इसकी पावर पॉजिटिव में लेके आएंगे, तो फिर ये बन जाएगा 0.00381। अगर आप इसे रेज टू पावर में ये पॉइंट खत्म करना चाहे, पॉइंट यहां पर लेके आए, तो 3.8118, तो ये कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, तो ये 10 रेज टू पावर -5। अगर आप राइट से लेफ्ट पे आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर नेगेटिव में चली जाएगी। और आपने ये देखना है कि भाई रेज टू पावर -5 है, तो पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, अगर है तो उसे काउंट करें, और रिमेनिंग जितने बचेंगे आप उतने 0 लगा देंगे। अब ये एक डिजिट था, तो रिमेनिंग हमें कितने लगाने पड़े, 4, ताकि हम रेज टू पावर -4 -5 के क्या कर लें, उसे इक्वल लिख लें। नेक्स्ट है जी, द मोर्टेलिटी रेट फॉर सर्टेन डिजीजेस इज 7 इन आउट ऑफ 1000, मतलब 7000 में से 7 डिजीजेस वाले हैं। अब और उसने क्वेश्चन में पूछा भी डिजीजेस वाला, तो 7 आउट ऑफ 1000, तो आपके पास क्या निकलेगा, पी निकलेगा। तो आंसर क्या है जी, 0 परसेंटेज में नहीं बताना, परसेंटेज के बगैर बताएं, 0.007, ये पी निकल आया है, और ये लेस देन 0.05 है, ये लेस देन 0.05 है, क्योंकि ये 0.007 है। अब क्या, एक और क्यों करना है भाई, 7 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर माइनस है। अब देखें, 7 रेज टू पावर -3, अब 7 पहले से है, तो आगे क्या करेंगे,
2 जीरो लगाएंगे तो ये 3 पूरे हो गए। अब ये खत्म कर दें तो आपके पास जो ये आंसर बनेगा वो 0.007 बनेगा। अब इसके बाद Q, वो आगे क्या कहते हैं, N कितना कह रहा है जी, नंबर्स 400। अब म्यू कितना निकलेगा, N मल्टीप्लाई P, 400 मल्टीप्लाई 0.007, 2.8, ये निकलाया मीन। तो भाई कितनी प्रोबेबिलिटी फॉर 2 दैट, तो x कितने है जी 2। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू, probability of 2 is equal to exponential raised to power mu 2.8 है, आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2.8 into 2.8 पावर 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा, बताएं जी 0.238। ये आपके पास इसका आंसर आ गया भाई। अगर कहता है एटलीस्ट टू डेप्थ, कम से कम 2, तो मतलब उसे 0 और 1 नहीं चाहिए, आप 1 में से 0 और 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर वो कह दे एटलीस्ट, अगर इसी क्वेश्चन को कह दे एटलीस्ट 7, कम से कम 7 डेप्थ, ज्यादा से ज्यादा 400 नंबर है ना, 400 तक पहुंच सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 400 तक निकालना बेहतर है या 0 से 6 तक निकालना बेहतर है, 0 से 6 तक निकालना बेहतर है। अब जो 0 से 6 तक निकालना है, अब आप क्या करेंगे, ऐसे केस के लिए जब वो लिख दे एटलीस्ट 6, सॉरी एटलीस्ट 7 बोला था ना, कम से कम 7, कम से कम 7, तो फिर इसका मतलब है कि वो 7 या 7 से ज्यादा मांग रहे हैं। कहां तक, 400 नंबर है, 400 तक। तो फिर हमसे 0 1 2 3 4 5 6 नहीं मांग रहा, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 100 होती है या 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, इतना आंसर निकाल के 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 में से। अब ऐसे इसे कैलकुलेटर पर कैसे निकालेंगे, तो आप कैलकुलेटर ऑन करें, मोड नंबर 7, नंबर 7 में सबसे पहले रेशो में आए, रेशो में आने के बाद शिफ्ट एक्सपोनेंशियल। अब हमें उसका पता है कि म्यू कितना है, 2.8, म्यू 2.8 इनटू माइनस में इनटू 2.8 रेज टू पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स, उसका फैक्टोरियल। अब ये आ गया, इज इक्वल टू स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से, एंड कहां पर करेंगे, 6 पे, इज इक्वल आंसर आ जाएगा 0. ये बिल्कुल वैसे ही है मुजल्फा बेटे जैसे बायनोमियल में किया था। अगेन सुन लें, अगेन देख लें, अगेन देख लें, अगेन हीरा बेटे आप भी अगेन देख लें। कैलकुलेटर ऑन करेंगे, आपने एफ एक्स, बल्कि उससे पहले फॉर्मूला बना लें कि अगर 0 के लिए करना होता, x इज इक्वल टू 0 के लिए करना होता, तो आप करते एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 0 उसकी सॉरी 2.8 की पावर 0 फैक्टोरियल। अगर 1 के लिए करना होता तो आप करते एक्सपोनेंशियल माइनस 2.8 फैक्टोरियल। लेकिन ये हर दफा x की वैल्यू बार बार पुट की जा रही है, इसलिए हम ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर कि एक साथ आंसर सबका मिल जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 2.8, ये तो सबके लिए सेम थी, सेम रखेंगे, इनटू 2.8, भाई ये 0 1 2 3 4 5 6 के लिए ये भी वैल्यू सेम पुट करनी थी, ये हम फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। वैल्यू x की चेंज हो रही थी तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे, x डिवाइडेड बाय x,
फैक्टोरियल। अब एज इट इज आप ये फॉर्मूला कैलकुलेटर पर पुट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोड में जाएंगे, नंबर 7 पे आपको टेबल नजर आएगा, नंबर 7 पे आपको टेबल नजर आएगा। अब चैट मेरे साथ मेरे पास है जी, साथ साथ रिपीट करते जाएं, जिसको समझ नहीं आएगी वो फौरन मुझे बता देगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ओवर ले आना है। ओवर में एक्सपोनेंशियल लेके आएंगे, शिफ्ट इन ऑन के साथ बिल्कुल तीसरे नंबर पे आपको बटन नजर आ रहा है नीचे, इससे एक्सपोनेंशियल पे आ जाएंगे, -2.8 इंटू अब 2.8 रेज टू पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स फैक्टोरियल। अब ये चीज एज इट इज जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया था कि हमने x की वैल्यू पुट नहीं करनी, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पुट करने से बेहतर है कि x और x फैक्टोरियल छोड़ दें, फिर इज इक्वल करेंगे तो वो gx इज इक्वल आ जाएगा। फिर इज इक्वल करेंगे तो स्टार्ट पूछेगा कि कहां से x की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो हम 0 से चाहते हैं। एंड कहां पर करेंगे, 6 पे करेंगे, एंड हम 6 पे करेंगे, इज इक्वल स्टेप 1 इज इक्वल, तो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 सबकी वैल्यूज आ गई। मैं ये 1 बाय 1 वैल्यूज लिखूंगा, 0 1 2 3 की वैल्यूज लिखवा दें जी। 1 माइनस 0.060 प्लस 0.17 02 प्लस 0.283 प्लस 222 प्लस 0.1557 प्लस 0872 0.0406। अब ये है 0 की, फिर 1 2 3 4 5 6 सबका आंसर जमा करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या निकला जी आंसर, 0.0248। वेरी गुड हिजाब बेटा, ऑनलाइन वालों ने आपसे पहले कर लिया। अच्छा करके खड़े हो जाना था ना, बैठे हुए। 248 0.0248 ये आंसर निकल आएगा जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, आर रिसेप्शनिस्ट receive phone calls at the rate of 9 calls per minute on the average, what is the probability receiving that? क्या उसने पर मिनट के अलावा आगे कहीं पर लिखे कि कितने मिनट्स में कितनी कॉल सुनी, नहीं, तो फिर जो एवरेज उसने 9 की बताई है, 9 कॉल्स पर मिनट, तो वो ही लेके चलेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इन 10 मिनट, इन वन आवर या हाफ आवर। अगर ऐसा होता तो फिर शायद हम नया मीन निकाल लेते, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, तो मीन क्या है जी, 9। अब उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कॉल एक्स इज इक्वल टू 0, 2 कॉल एक्स इज इक्वल टू 2, 5 कॉल्स एक्स इज इक्वल टू 5, एटलीस्ट का मतलब कि पता नहीं कितने मिनट में, ये भी नहीं बताया कितने मिनट में, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस 0 से लेकर क्या करेंगे, सॉरी 4 तक, एटलीस्ट है ना, कम से कम 5 उसमें ऐड होगा, 0 से 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। और अगर एट मोस्ट का केस आ गया है तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 5, तो मतलब 0 से लेकर 5 तक। ये सारा आप कैलकुलेटर पर अब सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है जी, द हेल्पलाइन ऑफ एन आईएसपी रिसीव एन एवरेज ऑफ 4 कॉल्स इन एवरी 5 मिनट्स। हर 5 मिनट में वो कितनी कॉल सुनता है,
5 मिनट्स में कॉल्स सुनता है, 4 कॉल्स सुनता है। Assuming an appropriate Poisson distribution, what is the probability that 3 or more calls, तो यानी कि x क्या निकला, 3 और more, यानी कि 3 और 3 से ज्यादा, will be received during a period of 10 minutes, 10 मिनट्स में। तो भाई अब पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभी तो ये पता है कि भाई 5 मिनट में 4 है तो 10 मिनट में 8, ये तो सिंपल सा है। लेकिन अगर कोई इससे डिफिकल्ट केस भी बना दे तो सबसे पहले आपको पर मिनट निकालना आना चाहिए। अब देखें, 1 मिनट के लिए आप मिनट को यहां पर रखें तो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 5 कॉल्स, 1 मिनट के लिए कितनी आएगी, 0.8 कॉल्स पर मिनट 1 मिनट में। अब अगर उसने 10 मिनट के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10, आंसर 8 कॉल्स। अब ये 8 कॉल सुन सकता है, ये 8 कॉल एवरेज सुन सकता है कितने टाइम में, 10 मिनट में, और हमने 10 मिनट के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करना है। तो नया मीन कितना होगा, 8। तो म्यू इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू, एक्स कितने हैं, 3 और मोर, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा, तो हमें ज्यादा का नहीं पता कि कितना तक जा सकता है, हम 1 माइनस 0 1 एंड 2 इनका कर लेंगे, 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस करें, शाबाश, और आंसर बताएं, करेंगे कैलकुलेटर पे पुट कर लें। एक्सपोनेंशियल रेट कितना वो कितनी पावर निकली है जी, 9, सॉरी 8, इसके बाद 8 रेज टू पावर, बस, इज इक्वल, स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से, एंड कहां पर करेंगे, 1 0 1 2 2 पे, इज इक्वल, आंसर कहां पर है, मल्टीप्लाई नहीं लगा है, सॉरी, 0.00033 अब देखें, 1 माइनस 0.00033 प्लस, इसके बाद 0.0026 0.00264 प्लस 0.01, अब आंसर, हाँ इसका, ये 3 और मोर का आंसर आ जाएगा 0.9864, ये आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है जी, सपोज दैट कस्टमर इंटर ए सर्टेन शॉप एट द रेट ऑफ 30% एन आवर, 1 घंटे में 30 लोग आते हैं एक शॉप के अंदर, तो मतलब कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसमें कितने परसेंट आते हैं, 30%। अब कहते हैं यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 मिनट इंटरवल, 5 मिनट के इंटरवल में, तो भाई अगर 1 मिनट का निकालो तो क्या होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 30% डिवाइडेड बाय 60, आंसर 0.5। अब 1 मिनट में 0.5% इन होता है, और मुझे बताएं कि 5 मिनट में कितने होंगे, 2.5%। अब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा मीन ये वाला करेक्ट है, मैं ये मीन इस्तेमाल करूंगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2.5, नो कस्टमर विल इंटर, एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 2.5 इंटू 2.5 एक्सपोनेंशियल 0 फैक्टोरियल, आंसर 0.082, ये इसका आंसर आ जाएगा जी।
तो ये आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई है जी। इसके बाद इसी के नीचे ही आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे जी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंप्लीट है। इसके अलावा असाइनमेंट के कोई 2-4 क्वेश्चंस होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने के बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, इनकी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। आज हमने इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है और फिर हो सकता है कि 2-3 दिन क्लासेस भी दरमियान में रिवीजन ऑफ रहे, फिर नेक्स्ट मंडे से ऑन होंगी और वो भी सिर्फ नहीं फिर ओपन ही होंगी, मतलब कि ज्यादा टाइम के लिए होंगी। वो रिकॉर्ड करके रख दी जाएंगी। कोई बच्चा जब भी फ्री हो वो क्लासेस रिमेनिंग चैप्टर की, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 की वो लाइव भी होंगी और इसके अलावा फिजिकल भी होंगी और रिकॉर्डेड भी आप लोगों को मौजूद यानी कि मिल जाएंगी, मौजूद होंगी। चैप्टर 9 7 में से आता कुछ नहीं है और उसमें से अगर आता भी है तो वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। वो चैप्टर नंबर 8 के साथ ही मैं रिलेट करके चैप्टर 7, 8 में एक साथ पढ़ाता हूं, तो मेरी नजर में वो चैप्टर 8 ही होगा। उसका जो भी कुछ होगा वो कवर हम उसी में ही करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि कल की क्लास लेके कोई 1-2 चैप्टर हम कंप्लीट कर लें। कोशिश करेंगे कि कल की क्लास लेके इसे हम कंप्लीट कर लें, किसी 1-2 चैप्टर्स को, और उसके बाद जो है फिर तो 3-4 दिन की ब्रेक जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस करें और उसके बाद दोबारा क्लास कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डाटा है उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डाटा के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की जाएगी। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो बेल शेप सिमेट्रिकल डायग्राम है। सिमेट्रिकल बेल शेप डायग्राम कह लें या बेल शेप सिमेट्रिकल डायग्राम है ये इसकी। यानी कि अगर आप इसे देखेंगे इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। अब इस डायग्राम में ये सिमेट्रिकल स्क्यूड भी कह सकते हैं कि यहां पर मीन, मीडियन और मॉड क्या है, तीनों इक्वल होंगे। और ये चैप्टर नंबर 8 में बात बताई जाती है। यहां पर इस चैप्टर के रिलेटेड ये कि जी स्कोर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जी स्कोर एक स्केल है जिसकी मदद से हमने इसके ऊपर स्केलिंग करनी है। वो अगर राइट साइड पे जाएगा तो वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव। इसके अंडर जो एरिया है, अंडर शेडिड एरिया या अंडर बेल शेप इज इक्वल टू 100% और 1। 100% या 1 के इक्वल है। और अगर ये 100% या 1 के इक्वल है, ये सारा एरिया 100% या 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि इसमें से लेफ्ट और राइट साइड 50% और 50% है। लेफ्ट साइड भी 50% और राइट साइड भी क्या होगा, डेटा 50% होगा। सर ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये कहां तक चलेंगी, सर इसके स्केल का नहीं पता, ये एक्सट्रीम तक जा सकती हैं और इसी तरह नेगेटिव भी वैल्यू एक्सट्रीम तक जा सकती है। लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट ये है
कि इसके जो टेल्स हैं दोनों, ये एक तो ये टू टेल होगा और इसकी टेल कभी भी इसकी एक्सिस को टच नहीं करेगी। ये गाड़ी नहीं है डायग्राम, लेकिन ये शो करवाया हुआ है कि ये जो इसकी टेल है, ये टेल इसके एक्सिस को टच नहीं करेंगी। इसके अलावा इसमें एक और एमसीक्यूज है जी। वो एमसीक्यूज ये है, एक डायग्राम ये भी सिमेट्रिकल है, और एक ये भी डायग्राम सिमेट्रिकल है। दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों ही सिमेट्रिकल है, बल्कि एक चेंज कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं। अब ये दो आपको नजर आ रही है और दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन जिसकी पीक ज्यादा है, जो पीक वाला है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगी या लो होगी? उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा उसकी पीक हाई नजर आएगी, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी पीक जो है वो आपको क्या नजर आएगी? लो नजर आएगी, यानी कि वो आपको फ्लैटर नजर आएगा। ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। जो फ्लैटर होगा उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा, और जो आपके पास पीक पे नजर आएगा, मतलब जिसकी आपको नजर आएगी कि जो जहां पर मीन यानी कि वो है वो बहुत ऊंची है या स्टीप पे पहुंची हुई है, तो वो वाला आपका क्या कहलाएगा? वहां स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगी, और दोनों का मीन आपस में क्या है? इक्वल है। मीन दोनों में इक्वल है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कम या ज्यादा हो सकती है। अगर कम होगी तो फ्लैटर होगा, अगर ज्यादा होगी तो स्टीप होगी, हाई नजर आएगी उसकी पीक पे। ये एमसीक्यूज के लिए था। अब ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इसमें डाटा, मतलब ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, और इसके अलावा हाफ साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 50-50% डाटा होगा। अब ये 50-50% डाटा जो है, आधा राइट साइड पे और आधा लेफ्ट साइड पे होगा। उसकी जो पॉजिटिव एक्सट्रीम साइड है, मतलब जो पॉजिटिव राइट साइड है उसे आप पॉजिटिव एक्सट्रीम, और जो लेफ्ट साइड है उसे नेगेटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। और z की वैल्यू सेंटर में 0 होगी, और अगर राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होगी। अब जो z की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा z इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल माइनस म्यू ऑफ पॉपुलेशन, या सॉरी मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन। ये सैंपल का मीन होगा, ये पॉपुलेशन का मीन होगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ये चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने इसके सिंबल्स पढ़े हैं कि चैप्टर नंबर 13 में कि मीन ऑफ सैंपल किसे रिप्रेजेंट करता है, मीन ऑफ पॉपुलेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या डिनोट करवा रहा होता है। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आप उस स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, मीन ऑफ सैंपल की वैल्यू, तो फिर आप क्या करेंगे? z माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर म्यू इज इक्वल टू, सॉरी z प्लस म्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन। ये मीन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपने क्या किया जी, वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये क्या है, ये माइनस में था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो z प्लस मीन ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय, दोनों मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगे? म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन से। इससे मीन ऑफ सैंपल आपका निकल आएगा। अब इसके कुछ केसेस हैं, अब हम वन बाय वन उन केसेस को जो है वो
डिस्कस करते हैं। अब दो चीजें हैं जी, एक इसकी होती है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अगर स्टैंडर्डाइज्ड है इसका मतलब ये होगा कि म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा। सर अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा तो फिर जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मीन भी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? तो फिर स्टैंडर्ड हमें कहता है, इसीलिए इसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, स्टैंडर्ड कहता है पुट म्यू इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। तो फिर आप क्या कर देंगे, z इज इक्वल टू जो भी मीन की वैल्यू होगी वो वैल्यू माइनस 0 ओवर 1। तो फिर इसका आंसर वही निकलेगा जो मीन, z का आंसर वही निकलेगा जो आपके पास मीन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, फिर आपका z का आंसर भी वही निकलेगा। अगर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होगा तो फिर क्या होगा, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल म्यू इज इक्वल टू 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1, बल्कि चलें ठीक है कर लेते हैं। अब यहां पर अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन के अंदर मीन दिया होगा माइनस कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह लाजमी नहीं कि 1 आए, 4 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 कर दिया तो फिर इसकी जगह फिर 4 भी हो सकता है। जो भी वैल्यू आपको ये है कि गिवन करके दे देगा, फिर आपके पास z की वैल्यू निकलेगी और उससे आप उसकी स्केलिंग कर रहे होंगे। पहला एक करवाऊंगा नॉन स्टैंडर्डाइज से, बाकी मैं क्या करवा दूंगा, सॉरी एक स्टैंडर्डाइज से करवा देता हूं, बाकी नॉन स्टैंडर्डाइज से कर लेंगे। अब पहला है जी, वो कहता है पहली रिक्वायरमेंट x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1.68, इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें। देखें क्या यहां पर भी मीन दिया, वो मीन ऑफ पॉपुलेशन दिया है? नहीं। मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है? नहीं। तो यहां पर जो मीन निकला है वही क्या होगा, z की वैल्यू होगी, वही z की वैल्यू होगी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे इक्वालिटी में ले आएंगे, x इज इक्वल टू 1.68। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई मीन तो दिया है 1.68 माइनस 0 1, आंसर क्या निकला 1.68। तो जो मीन की वैल्यू वही किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। तो क्या हम डायरेक्ट यहां पर ये भी तो लिख सकते थे कि मीन अगर ये है और कुछ नहीं दिया तो z भी फिर यही होगा, फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब जब z ये आ गया है तो हम क्या करेंगे, इससे इसकी डायग्राम बनाएंगे, इसके डायग्राम बना के हम क्या कर देंगे, अब सेंटर में क्या है z 0, सेंटर में z 0 है, 0 z इज इक्वल टू 0, आंसर z का क्या निकला 1.68। अब मैं अज्यूम करता हूं कि 1.68 यहां पर है। अब जाके देखेंगे क्वेश्चन के अंदर वो एरिया लेस देन का कह रहा है, ये ग्रेटर देन का,
उसने क्या कहा, ग्रेटर देन और इज इक्वल, यानी कि 1.68 या इससे ज्यादा, या इससे ज्यादा। तो हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा वाला एरिया चाहिए। अब जब इससे ज्यादा वाला एरिया चाहिए तो क्या आप 1.68 से प्लस इन्फिनिटी तक कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, पता नहीं कहां तक वैल्यूज देखनी है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि यहां से यहां तक का आंसर 50% या 0.5 है। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना आंसर चाहिए, ये वाला आंसर हमें नहीं चाहिए। लेकिन इतना पता है कि ये ए का आंसर 50% है और हमें बी का आंसर चाहिए, जबकि हमें सी का आंसर नहीं चाहिए। तो क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं कि भाई ए इज इक्वल टू बी प्लस सी? लेकिन बी पॉसिबल नहीं है कि हम इन्फिनिटी तक कैलकुलेट कर पाए। तो क्या मैं ए में से सी का आंसर अगर निकाल लूं 0 से 1.68 तक, तो मेरे पास बी रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। सी का आंसर निकालूं और इसे 0.5 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू देखनी है 0 से 1.68 तक टेबल में जाके। इसके लिए इसका टेबल देख लेते हैं। वन पॉइंट सिक्स एट अगर आप देखें तो ये जो आपके पास वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये z इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं। अब इसके अकॉर्डिंग 1.68 पे जाना है, तो ये 1.68 बना कैसे होगा जी? 1.68 कैसे बना होगा भाई? इसमें 1.60 प्लस 0.08 ये दोनों ऐड करें तो 1.68 बना होगा। अब ये 0.08 आपको इस लाइन में दिया है, यानी कि पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट, पहला नहीं दूसरा डिजिट डेसिमल के बाद। अब ये क्या जी, ये आपको यहां पर नजर आएगा और पहला 1.6 वाला कहां पर नजर आएगा, यहां पे। अब ये 1.6, अब ये 1.6 चलता जाएगा कहां तक, जब तक 8 ना आ जाए। तो ये क्या बनेगा, 0.4535, 0.4535। अब हम वापस चलते हैं जी, 0.453, बल्कि हम ऐसा क्यों ना करें कि इसे करें कॉपी और यहां लाके कर दें पेस्ट। चलिए, आंसर क्या निकाला था हमने, 0.4535, 0.4535 ये आंसर हमने निकाला है जो हमें नहीं चाहिए था। तो भाई इसे 0.5 में से क्या कर देंगे, -0.5 माइनस 0.4535 आंसर आ जाएगा जिसका चाहिए था। 0.046, तो इसका आंसर क्या निकला, 0.065 ये आंसर निकला है जी इसका। और ये निकला है फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था। यह फाइनल आंसर हमें चाहिए था। कितने बचे हैं जी जिनका यही निकला है? असल में हमें आंसर ये चाहिए था फाइनल में, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए था वो बी का चाहिए था। आपने ए में से सी को माइनस करके बी का आंसर निकाल लेना था। अब दूसरा केस अगर हम इसे सॉल्व करें, दूसरा केस अगर सॉल्व करते हैं तो वो अब मैं जी के साथ ही सॉल्व करूंगा। मतलब कि
जी की वैल्यू ले आऊंगा। अब उसके अकॉर्डिंग देखें तो मैं ये कहता हूं कि जी डायरेक्ट ही लिख रहा हूं कि, बल्कि ऐसे ऐसे ही करते हैं, नहीं नहीं, इसी के साथ ही कर लेते हैं ताकि जी की भी निकलती है और ये भी। अब क्या होगा, एक केस ये कर लेते हैं कि x की वैल्यू लेस होगी और ग्रेटर होगी 60 से और लेस होगी 80 से। अब x की वैल्यू लेस देन 60 और ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 60। अब x की वैल्यू छोटी है 80 से और बड़ी है 60 से। अब अगर हम यहां पर देखें तो z की कितनी वैल्यूज आ गई, मतलब x की कितनी वैल्यूज है, दो, एक छोटी और दूसरी बड़ी। यहां पर दो z की वैल्यू आएंगी, इनके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू z की आएंगी, दो, एक 80 की जगह, एक 60 की जगह। भाई पहली वैल्यू निकाल लेते हैं जब z क्या होगा 60, पहली वैल्यू निकालते हैं जब z क्या होगा 60, तो 60 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, क्या होगा 0 1, आंसर 60। तो ये हो जाएगा 60 लेस देन, जी एक निकला है 60 और दूसरा जी क्या निकलेगा 80, दूसरा जी निकला 80। अब एक जी 60 और एक जी 80, अब इनकी डायग्राम बनाते हैं। अब यहां पर z की वैल्यू 0, यहां पर 60, यहां पे 80। अब उसने क्या किया कि 60 से ग्रेटर है और 80 से लेस है, तो एरिया ये 60 से ग्रेटर वाला, ये 80 से लेस वाला, बिटवीन का एरिया उसे चाहिए। तो क्या हम ये दोनों के दरमियान वाला एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली, टेबल से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली हम ये उससे नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज है कि यहां पर वैल्यूज छोटी रखनी, क्योंकि टेबल के अंदर ये वैल्यूज बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर, क्योंकि इसमें हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो अज्यूम किया नहीं, वो ले लेते तो शायद इन वैल्यूज को वो छोटा कर देते। तो हम 1.28 और 3.2 कर लेते हैं। 1.28 3.2, 1.28 3.2, यहां पर 1.28 और 3.2। अब टेबल में पहले निकालेंगे हम 0 से 3.2 तक का आंसर, फिर निकालेंगे हम 0 से 1.8 तक का आंसर। अब 0.18 3.2 के अंदर भी आ जाएगा, हम उधर से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ इतने एरिया का आंसर चाहिए, हमें सिर्फ इतने एरिया का आंसर चाहिए, ये जो शेडिड एरिया है। तो पहले निकालते हैं जी 3.2 का, 3.2 आंसर 0.49931, 0.49931 ये निकला जी 3.2 तक का। अब निकालेंगे 1.28, 1.28, 1.2, 0.3997, पॉइंट
3997 इस एरिया का आंसर निकल आया है। अब हमें ये एरिया का आंसर नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। आंसर बता दें जी। डबल 961 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला केस, ये बिटवीन वाला हो गया, एक नेगेटिव में ले जाते हैं एक पॉजिटिव में। अब अगला केस है जी -1.28 नहीं, लेफ्ट में फिर दूसरा भी जाते, ये लेफ्ट में भी करवाता हूं मैं, बल्कि इसके नीचे इसका लेस का करते हैं। तीसरा केस x लेस ग्रेट, बल्कि वो ग्रेटर है, लेस देन और इक्वल टू 1.68। अगर 1.68 से हम क्या डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि z लेस देन और इक्वल टू 1.68 और x इज इक्वल टू 1.68, यानी कि मीन 1.68 के इक्वल है और z लेस देन 1.68 है। अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग z इज इक्वल टू 0, अभी भी 1.68 यहां पर है, 1.68 पॉजिटिव में। अब उससे लेस वाला एरिया चाहिए, तो भाई उससे लेस वाला तमाम का तमाम एरिया क्या होगा, लेस वाला तमाम का तमाम एरिया क्या होगा, शेडेड होगा। क्या हम सारा निकालेंगे, क्या हम सारा निकालेंगे? नहीं, यहां तक का तो हमें पता है कि यहां से यहां तक का आंसर कितना निकलेगा, तो फिर हम सिर्फ इधर से लेके इधर तक का ही देखेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, 0 से 1.68 का निकालेंगे और ऊपर 1.68 तक का निकाला है 0.4535। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने एरिया का, सिर्फ इतना एरिया का आंसर निकला है 0.4535 और यहां से यहां तक का आंसर कितने है जी, +0.5। अब आंसर बता दें कितने है जी, 0.9535। ये ओवरऑल आंसर आ गया है मेरे पास। और एक आंसर इसका ओवरऑल ये निकला है। इधर 1.68 से लेस, तो हमने 1.68 तक का अलग निकाला और दूसरा लेस तो सारा नेगेटिव वाली साइड पे है ही 50%, तो वो 0.5 उसके आंसर में वो वाला ऐड हो जाएगा और इससे पीछे ये तमाम एरिया का क्या आ जाएगा, हमारे पास इस पूरे एरिया का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इतने का हमने क्या कर लिया, अलग से निकाल लिया, क्योंकि पिछला तो हमें पता था कि 50% है, सिर्फ इतना का निकाल के उसके अंदर हमने क्या किया है, ऐड किया है। आपको डबल शो नहीं हो रहा, इधर हो रहा। अच्छा जी, इसी का ही दूसरा केस दूसरी साइड पे कर लेते हैं, मतलब जो ऊपर किया है 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर हमने किया माइनस। अब दोनों माइनस में अगर ले जाएं, अगर दोनों ही माइनस में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -1.28 लेस देन और इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू -3.2। तो ये वाला z बन जाएगा 1.28 लेस देन और इक्वल टू z, बल्कि ये ऐसे कर, बल्कि लगा ही दें फिर भी कोई मसला नहीं, -3.2 और माइनस ये z का आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया तो जो x की वैल्यू है वही z है। अब आपके पास
वैल्यूज में अगर देखा जाए, एक जी की वैल्यू निकली है -1.28 और एक निकली -3.2। ऊपर इन दोनों के आंसर निकाले हुए हैं, बस डायग्राम में देखना है कि कहां पर इन्हें हम बनाएंगे। तो डायग्राम भी नहीं ठीक बन रही। वो बोर्ड था ना, उसके ऊपर लाइन का इशू होता है, डायग्राम का नहीं। चले, ऑलमोस्ट ठीक है। z इज इक्वल टू 0, -1.28। इससे क्या है, z लेस है, इससे लेस है, तो मतलब लेस वाला सारा एरिया। क्या आगे कहीं ग्रेटर का भी है? साइन, एक मिनट फिर ये कर लेते हैं। जी जी, -1.28 से बड़ा होगा। यार सही लिखा था। हाँ सर ठीक, माइनस कर दे, नजर नहीं आ रहा। बाहर से होगी, बाहर से होगी, कर रहे हैं। मतलब जी इससे लेस होगा और जी ग्रेटर होगा 1.28 से और लेस होगा -3.2 से। एरिया दोनों का बिटवीन वाला, जब बिटवीन वाला आएगा, आंसर हमने जी के निकाले हुए। भाई नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में होगी नहीं, आंसर उसके जाके पॉजिटिव में ही आपने देखने हैं। तो 1.28 तक का आंसर क्या निकला था? 0.3997। और 3.2 का आंसर निकला था 0.49931। पॉइंट, ये जो आंसर निकला 0.49931, ये इस पूरे एरिया का आंसर निकला है। और ये जो निकला है, ये सिर्फ इसी एरिया का निकला है। हमें क्या चाहिए? बिटवीन वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आंसर बनेगा 0.49931 माइनस 0.3997 इज इक्वल टू, नहीं, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब अगर एक लेस एक ग्रेटर वाला हो गया, अच्छा अगर आ जाए आपके पास एक एक और केस करते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर पर इन्हें सॉल्व करते हैं जो भी क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर केस आ जाए एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसके लिए 5 रिक्वायरमेंट, जब x लेस होगा 3.2 से और ग्रेटर होगा -1.28 से, तो तब आंसर क्या होगा? अब इसमें देखें कि एक जी की वैल्यू ग्रेटर, मतलब जी 1.28, ये जी बड़ा है 1.28 से और छोटा है 3.2 से। इसके लिए डायग्राम बनेगी, जी सेंटर में 0, अब 3.2, 3.2
जी इससे छोटा है तो तमाम नीचे वाला एरिया, लेकिन 1 - 1.28 से बड़ा भी तो है, 1.28 से बड़ा है, तो राइट वाला एरिया जब बड़ा होगा ग्रेटर होगा तो राइट वाला, जब लेस होगा छोटा होगा तो लेस वाला लेफ्ट वाला, लेकिन ये दोनों के बिटवीन आ गया, उसे एरिया क्या चाहिए, मिड वाला, यानी कि बिटवीन वाला। अब उसे एक तो एरिया चाहिए यहां से यहां तक, और दूसरा एरिया चाहिए यहां से यहां तक। अब इसके लिए क्या करना होगा, 3.2 का आंसर हमने निकाला है 0.49931, यहां से यहां तक का आंसर 0.49931, और दूसरा यहां तक का हमने आंसर निकाला -1.28 का 0.997। अब हमें ये दोनों चाहिए, तो भाई दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड, दोनों को ऐड करें, आंसर बताएं। का जो टेबल है उसके ऊपर क्या, और इसका जो आंसर बना है वो क्या बना है, 0.8901। अब ये इस एरिया का आंसर बन गया। अब निकालें जी, कुछ भी नहीं अभी तक। ये जो वैल्यू 3.2 हाँ टेबल उसकी यही वैल्यू सेम है। कौन सी आप कह रहे हैं, 3.2 की, तो देख लेते हैं इसमें क्या मसला है, मेरी नजर में तो यही है। सिस्टम है कर दिया आपने, लो जी। पेस्ट तो किया था, वो आ नहीं रहा था, ओपन नहीं हो रहा। नहीं, शुक्र है कि इसका कंट्रोल ऐसे नहीं करना पड़ता, ये ऑटो सेव, अदरवाइज गया था सारा। नहीं नहीं, ये देखो सुकून है। अच्छा जी, अब इसकी बनाते हैं सिंपल डायग्राम। इसकी सिंपल डायग्राम में ये प्यारी सी बनाते हैं ना। चलो, अब इस सिंपल सी डायग्राम में अगर आप देखें तो 3 हिस्सों में इस डायग्राम को डिवाइड कर दें, बल्कि 4 हिस्सों में कर दें। सेंटर में जी की वैल्यू होगी, सेंटर में जी की वैल्यू होगी, क्या होगी, ये ब्लैक है और ऊपर रेड है, फिर तो ऊपर वाला भी देख लो। आप ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ रहे, वो कलर वाला पढ़ रहे। चलो मैं ऐसे रख के नहीं बैठे हूँ। सर ये केबल, चल बस अब ठीक। अब इसके बाद यहां पर एक लाइन लगा लें और यहां पर एक लाइन लगा लें। अब इसमें से ये अगर एरिया है तो ये तब शेड करेंगे, यानी कि लेस वाला एरिया तब शेड करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर वर्ड होगा लेस देन का, या साइन में ये होगा कि एक्स ग्रेटर देन, ऐसा कोई साइन आ जाए तो यहां कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो इसका मतलब है कि एक्स इससे बड़ा है,
तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, या वो कह दे एट लीस्ट, ऐसा बल्कि एट मोस्ट अगर वर्ड इस्तेमाल करे एट मोस्ट, अगर एट मोस्ट या लेस देन ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेगा तो फिर आप कौन सा एरिया शेड करेंगे? फिर लेफ्ट साइड वाला एरिया आप शेड करेंगे। अगर वो वर्ड इस्तेमाल करें बिटवीन या कुछ इस तरह से हो तो फिर आप कौन सा एरिया शेड करेंगे? दोनों का बिटवीन। दोनों के क्या हो जाएगा? बिटवीन। और अगर वो कह दे ग्रेटर देन या एक्स ग्रेटर है, इक्वल है, इसमें भी कोई भी वैल्यू यहां आ जाएगी और यहां फिर ये होगा एक्स लेस होगा। अच्छा, एक्स ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, या वर्ड बोल दे ग्रेटर देन या मोर देन या एट लीस्ट, तो फिर आप राइट साइड वाला एरिया क्या करेंगे? शेड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पी क्यू और आर, ये कैलकुलेटर के यूसेज है। पी क्यू आर, अगर लेस देन एट मोस्ट या ऐसा कोई केस होगा तो आप पी प्रेस करके आंसर निकाल लेंगे। अगर बिटवीन का केस आएगा तो फिर आप क्यू प्रेस करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर ग्रेटर देन, मोर देन या एटलीस्ट का होगा तो आप आर प्रेस करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर बिटवीन का केस हो, अगर बिटवीन का केस हो तो फिर क्या करना होगा? ये देखना पड़ेगा कि क्या दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं या दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो कैसे करेंगे? ये तीनों केस मैंने इसीलिए करवाए थे कि दोनों की दोनों एक दफा पॉजिटिव, एक दफा दोनों की दोनों नेगेटिव और एक दफा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो भाई अगर बोथ वैल्यूज पॉजिटिव आ जाए, both values are similar, अगर दोनों वैल्यू सिमिलर है तो फिर हम जो बिटवीन साइन यूज करेंगे वो क्या होगा जी? माइनस माइनस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमने मैथ के रूल के उलट चले जाना, ऑपोजिट चले जाना है। क्योंकि मैथ का रूल है तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, यही है माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस। लेकिन इधर अगर सिमिलर होंगे प्लस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस तो माइनस, सिमिलर होगा तो कौन सा साइन लगाया जाएगा? माइनस का। और अगर ऑपोजिट साइन होंगे, अगर ऑपोजिट साइन है तो फिर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। इसमें आप लगाएंगे क्यू, जो भी वैल्यू लिखी होगी, एक प्लस में है, दूसरी क्यू की वैल्यू जो भी है वो भी प्लस में है, तो इन दोनों के दरमियान साइन यूज करेंगे
माइनस का। अगर एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो दरमियान में प्लस यूज करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पर हम सॉल्व करते हैं। चलें जी, कैलकुलेटर ऑन कर लें सारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी। माइनस माइनस तो प्लस बनता है, लेकिन हमने माइनस लगाना। सही क्यों के केस में हमारे bit- हाँ, बिटवीन के केस में, क्योंकि वैल्यूज तब भी दो आएंगी, अदरवाइज एक ही रहेगी। अच्छा, अब कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के लिए ये पी क्यू आर जो है, इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है ना, वो याद रखिएगा, ये रेड कलर से लिख रहा हूं, वो जी की पुट करनी है, वो जी की वैल्यूज पुट करनी है। यहां पर भी लिख लें, जी 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 और जी, वो जी की वैल्यू पुट करनी है। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जी की वैल्यू कितनी है जी? 1.68, और रिक्वायरमेंट में ग्रेटर देन है या लेस देन? रिक्वायरमेंट में एक्स ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यानी कि अगर वर्ड है ग्रेटर देन का या मोर देन का, तो फिर क्या होगा? पी क्यू या आर? आर। तो आप मोड, बल्कि मोड नहीं, शिफ्ट 1, लेकिन उससे पहले आपका कैलकुलेटर स्टैंड मोड में होना चाहिए। अदरवाइज पहले क्या करें? मोड नंबर 3 नंबर 1 एसी, स्टैंड मोड में आ गया। अब शिफ्ट नंबर 1 नंबर 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर पी क्यू आर नजर आ रहा है, तो यहां पर आपने ग्रेटर वाली साइड जानी है, तो आर। अब नंबर 3 प्रेस करेंगे तो आर। अब यहां पर जी की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है? 1.68। आंसर 0.0467, राउंड ऑफ करके आंसर चेक कर सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन, आगे आ जाओ दोबारा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शिफ्ट 1 नंबर 5। अब क्या है? लेस देन 1 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 करने लगा हूं जी। लेस देन 1.68, तो ये लेस देन है, और एक्स एक्स के साथ है, क्या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है? नहीं, तो यही वैल्यू किसकी होगी? जी की। तो 1.68 आप पुट करेंगे, लेकिन किस में? पी में। 1.68 इज इक्वल टू 0.9535। क्या टेबल से भी वही निकला था? 0.9535। तो कोई भी आ जाए, सबसे पहले बस जी की वैल्यू निकालनी है, आपको डायग्राम या टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। वो जी की वैल्यू आप पी क्यू आर के साथ यहां पर जो भी केस में आए आप उसमें पुट कर दें। नंबर 3 पे, अब बिटवीन, अब इसके लिए सबसे पहले नंबर 5 पे आए, बिटवीन है, दो वैल्यूज हैं। आप नंबर क्यू 2 प्रेस करेंगे, क्यू आ गया, पहली वैल्यू पुट करें 1.28, क्लोज कर दें। अब देखिए, क्या ये सिमिलर साइन में है? फिर प्लस क्यों? माइनस। अगर सिमिलर साइन में है तो फिर माइनस। फिर दोबारा शिफ्ट 1 नंबर 5, फिर 2, क्यू आ गया, अगली वैल्यू 3.2, ब्रैकेट क्लोज, देख लें फिर इज इक्वल। लेकिन देखिए, माइनस में आंसर, आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? उसकी रीजन ये है कि हमने 3.2 को माइनस किया, 1.28 को माइनस किया, 3.2 में से एक छोटी वैल्यू को बड़ी में से माइनस कर रहे हैं, तो आप उसे तरतीब से कर लेंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा। आप यहां पर ये कर लें कि 3.2 और 1.28 नहीं आएगा माइनस में, देख ले।
0.09958 राउंड ऑफ करेंगे तो 5 की जगह उन्होंने 6 कर दिया, 6 1, तो हमारा 5 8। हम क्या करते, 8 की जगह वो 6 को करके खत्म कर सकते थे आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर माइनस में भी आ जाए तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती, सिर्फ माइनस इस वजह से आ रहा है कि आप एक छोटी वैल्यू से बड़ी को माइनस करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेटर से देखें जी। इसके लिए जी की 2 वैल्यूज है, एक दोनों माइनस में है तो फिर भी दरमियान में क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब मोड कह रहा हूं, शिफ्ट 1 नंबर 5 क्यू, कौन सी वैल्यू पहले माइनस करवाऊं, बड़ी वैल्यू अब कौन सी है, -1.28 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस माइनस प्लस दरमियान में माइनस, तो फिर भी हमें करना तो वही चाहिए था पहले। चले माइनस में आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, नहीं वो साइन इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। शिफ्ट 1 नंबर 5 फिर नंबर 2 और आगे क्या आ जाएगा, -3.2 इज इक्वल टू माइनस, इग्नोर ही करना है, सिमिलर साइन, माइनस माइनस बनता है प्लस, तो प्लस के उलट जाओ, सिमिलर साइन, तो मैंने अभी तो वो बताया था कि सिमिलर साइन के साथ क्या आएगा, लेकिन यहां हमारा आंसर गलत है, नहीं बल्कि ठीक है, मैं वो देख रहा था, सॉरी ठीक है हमारा आंसर ये रहा 0.09961। ठीक है, इसके बाद एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, अब दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, अब दरमियान में प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, शिफ्ट 1 नंबर 5 उसके बाद 2 3.2 माइनस प्लस शिफ्ट 1 नंबर 5 और 2 माइनस 1.28 इज इक्वल टू आंसर 0.89901। आपने राउंड ऑफ किया था ना इनको, ये चीजें आप राउंड ऑफ करके लेके आ रहे हो, एग्जैक्ट कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे रहा है, तो आप इसे एग्जैक्ट कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था जिससे आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको 3 एमसीक्यू याद करने के लिए दिए जाते हैं कि आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को याद कर लें, लेकिन हमने वो डायरेक्ट याद नहीं करने। सर पहले पॉजिटिव का ही रखना है, अगर पॉजिटिव रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, उसमें से माइनस करवा देंगे, लेकिन अगर नेगेटिव भी रख लेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आप क्या कर देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। अब आपको 3 वैल्यूज याद करने के लिए बोल दिया जाता है, उसमें क्या होती है, पहली होती है मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यही नहीं हमने, ठीक है ना ना यही थी, परसेंटेज किसके इक्वल होगी इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज किसकी इक्वल होगी, जिन बच्चों ने याद किया है, मीन +-2 मीन +-3, ये 3 वैल्यूज मोस्टली बच्चे याद कर लेते हैं कि भाई इनकी ये वैल्यूज हैं और वो याद करके बैठ जाते हैं। अब इसमें क्या करना होगा आप लोगों को कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, क्या पुट करेंगे इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर आप पुट करेंगे 1, तो मीन प्लस माइनस क्या निकल आएगा आंसर 1, तो मीन का एक दफा आंसर किसमें,
प्लस में, एक दफा किस में, माइनस में। क्या इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन और कुछ नहीं है, तो यही आंसर किसका बनेगा, जी का। तो भाई जी एक दफा किस में, +1, एक दफा जी किस में, -1 में। तो भाई आपने अब क्या करना है, जी की वैल्यू आ गई एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में, तो कैलकुलेटर में पुट करो, क्योंकि बिटवीन वाला एरिया आ गया, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, दरमियान वाली वैल्यू। अब प्लस माइनस माइनस बनता है, लेकिन कैलकुलेटर में क्या पुट करेंगे, प्लस, तो दरमियान में यहां आप क्या पुट करेंगे, एक दफा प्लस, और यहां पर भी प्लस, और यहां पर क्या रह जाएगा, माइनस। आंसर क्या निकला है जी, 0.6826, और इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो 68। इसी तरह अगर 2 की बात की जाए, आंसर क्या निकलेगा, यहां पर आप क्या पुट कर देंगे, -2, और यहां पर +2। आंसर क्या निकला है, 95.45, क्योंकि एक दफा जी की वैल्यू +2 और एक दफा -2, कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आंसर 95.45%। और अगर 3 का करेंगे, एक दफा जी की वैल्यू +3 में और एक दफा जी की वैल्यू -3 में, तो कैलकुलेटर पे पुट कर देते हैं। तो 99.73%। तो ये परसेंटेज, अब मैं कह दूं रटा मार लो तो मार लो, अदरवाइज अगर कैलकुलेटर पे निकालनी आ गई है तो निकाल सकते हैं। इसमें अब कोई भी वैल्यू दे दे, मीन +-7 मी वो स्टैंडर्ड एविएशन, तो आप फिर भी कर लें, 10 दे दे तो भी कर ले, 4 दे दे तो भी कर ले, 6 दे दे तो भी कर ले। आपने क्या करना है, +-6 कैलकुलेटर पर उनकी वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जी। यहां तक, अब आते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां तक हमारे इसके कॉन्सेप्ट थे, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। का नाम ले लीजिए, हम पूछ सकते हैं। जल्दी रट्टे का नाम ले लीजिए, हम पूछ सकते हैं। अरे जब बोला था ना कि बिजनेस का आपको फंडिंग पड़ेगी, तो मुझे याद करेंगे तो कुछ बोल क्या कोई नहीं, आगे आ ही जाएंगे। अच्छा जी, अब ये कुछ हमने कर लिए थे, कुछ हमने करने हैं। पहला क्वेश्चन किस केस का है, इफ ए कंसाइनमेंट ऑफ 25 ऑटो बैटरीज 2 आर डिफेक्टिव, फोकस किसकी तरफ, डिफेक्टिव की तरफ। इफ रैंडम सैंपल ऑफ 3 बैटरीज इज सेलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। आपने क्या करना है, 2 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव और डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव नजर आ रहा है, टोटल डिफेक्टिव में टोटल है जी 25, नॉन डिफेक्टिव 22, 3 आर डिफेक्टिव। इन 3 में से सेलेक्ट कितनी करनी है, 2 डिफेक्टिव हो और बाकी टोटल कितनी, 3, तो फिर एक इसमें से होगी 3C2 इंटू 22C1 डिवाइडेड बाय 25C3। ये वाला क्वेश्चन बायनोमियल का है। नेक्स्ट बायनोमियल, बायनोमियल डाइस का केस। अब है जी 4 of 6 अपीयर्स। अब इसमें जो 4 है वो आपके पास क्या है, x, 4 की वैल्यू x है
और 6 अपीयर्स, यानी कि 6 की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 1/6, तो ये P हो जाएगा। अब Q आप निकाल लेंगे और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है जी N = 6। आप बाइनोमियल के फॉर्मूला में लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बाइनोमियल का क्वेश्चन है जी। N फॉर एग्जैक्टली 3x = 3, हेड की तरफ फोकस है तो हेड के आने के चांसेस 1/2 और n फॉर वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये P है तो Q आपके पास 1/2। ये वाला भी हमने कर लिया था, बल्कि ये वाले तो मैंने ऑलमोस्ट सारी क्लास में करवा दिए। ओफो, नहीं नहीं कुछ रहते हैं। ये देखे ना, ये पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नहीं किया था ना, ये वाला कब किया? ये 188 182 भी नहीं किया था। हाँ ये भी आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 182 में, अब 182 क्वेश्चन नंबर है, एन IQ टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय NTS, द टेस्ट हैज ए मीन स्कोर ऑफ 180। मीन स्कोर कितने है जी टेस्ट का 180, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 12, स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 12। If Z score of Mr. Khamosh is 1.67 और Z स्कोर भी बता दिया है कि उसका, बल्कि ये स्टैंडर्ड एविएशन मीन स्कोर, द टेस्ट एज ए मीन स्कोर सबका, तो ये पूरे पॉपुलेशन का है, ये म्यू होगा 180। इसके बाद मिस्टर कमोश का Z कितने 160 1.67, ये फॉर्मूला बना हुआ है। आप क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरा इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था वही है। अब क्या करेगा, मीन निकालना है, मीन ऑफ पॉपुलेशन दिया 180 और स्टैंडर्ड एविएशन दिया 12 प्लस, अब Z 1.67 सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 200.04। आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसमें x नहीं दिया था, इसमें बाकी तमाम वैल्यू Z की दे दी, स्टैंडर्ड एविएशन की दे दी, मीन ऑफ पॉपुलेशन की दे दी, लेकिन मीन ऑफ सैंपल उसने आप लोगों से रिक्वायर्ड कर लिया। क्या नहीं नहीं निकाल के दी हुई है, उसने क्वेश्चन में निकाल के दी है, लेकिन ये कैसे पता चला कि जो ऊपर दिया हुआ है वो पॉपुलेशन का मीन है जो टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ क्या लिखा हुआ है, हिज स्कोर, किसके मिस्टर खामोश के, इसलिए सैंपल की बात की है, फिर ऊपर पूरा पॉपुलेशन होगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी BWCS आ गई, हिज तक की आ गई है इसमें। अब कंटेन, बल्कि ये तो कर लिया था, द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास are normally distributed with mean 4 तो भाई आगे आ जाओ ना, अल्फी लग गई है। मीन 4.29, जहां भी सूटेबल हो, जहां नजर आए, लाइन ना पड़े, एंड स्टैंडर्ड एविएशन 0.25 इफ अ स्टूडेंट इज पिक एट रैंडमली। तो बस बात खत्म होगी कि ये फिर किसका है पॉपुलेशन का, और ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन है, और एक स्टूडेंट पिक करना है जिसका वो कहता है वेट लेस देन 4 फीट, लेस देन 4 फीट। अब इसका मतलब है कि ये मीन x = 4 और लेस देन है तो कौन सा लगेगा P। कैलकुलेटेड में Z की वैल्यू निकालेंगे और लगा देंगे, लेकिन उससे पहले Z निकालेंगे, तो मीन की वैल्यू 4 माइनस म्यू 4.29 डिवाइडेड बाय 0.25। आंसर Z का कितना निकला इधर माइनस 1.16।
अब ये z की एज इट इज वैल्यू साइन के साथ p में पुट कर दें, क्योंकि लेस है तो लेस के लिए p, तो पुट करें, क्या आता है, आप भी चाहें आपकी गाड़ी आ गई होगी, क्या आता है जी, 0.123, यही है ऑप्शन डी, 1.10 एक्स्ट्रा लगा था, तो ऑप्शन डी। इसके बाद ये तो मैंने उसमें भी करवा दिया था, प्रॉपर्टीज में भी, एन IQ टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय NTS, द टेस्ट हैज ए मीन स्कोर। अब ये अभी तक डिसाइड नहीं करेंगे कि मीन स्कोर पॉपुलेशन का या स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है। आगे आएगा एक हैंडसम सा लड़का, IQ टेस्ट है, NTS कंडक्ट करता है, मीन 80 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। इफ जी स्कोर ऑफ मिस्टर चुलबुल पांडे इज -1.35, इसका जी स्कोर बता दिया चुलबुल पांडे का, और हिज स्कोर ऊपर वाले क्वेश्चन से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मीन फाइंड करना है। जी बता दिया, फिर ये क्या होगा, मीन ऑफ पॉपुलेशन, और ये मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये उसका है बायनोमियल का, ये बायनोमियल का है, एग्जैक्टली 5, ये बताना है। उसने क्या एग्जैक्टली 5 की, मैंने आंसर बता दिया निकाल के, क्या यही निकलता है, तो फिर आपने ये निकाल लेना है। इसके अलावा एक बायनोमियल का लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को दूंगा। उसमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ था कि 10 MCQs हैं, उनमें से उसने एग्जैक्टली 5 करेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 5 करेक्ट करने हैं। तो बताएं कि उसने पहले 3 किए, तीनों के तीनों ठीक हैं, अगले किए, अगले में से डिसाइड नहीं हुआ कि उसके कितने ठीक हैं। तो अब रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, अब जब उसने 3 किए, 3 सही, तो वो छोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 7 की, उसमें से 2 ठीक होने चाहिए, कम से कम 2 ठीक होने चाहिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 5 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पीसीबी का बायनोमियल का क्वेश्चन है, बायनोमियल का क्वेश्चन है। ये किसी दौर में बनाई गई थी जब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो तब भी पाकिस्तान के ये हालात थे कि अगर ये टीम हारेगी और इतने से हारेगी तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हारेगी तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये उस वक्त क्वेश्चन बनाया गया था, आज से कुछ 6 माह पहले, जब वर्ल्ड कप था, जिसकी बाबर की कप्तानी का आखिरी मैच वर्ल्ड कप ही था। ये उस टाइम का क्वेश्चन बनाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लॉसेस 20% ऑफ इट्स मैचेस इन एवरी वर्ल्ड कप, हर वर्ल्ड कप में वो 20% मैच हारे। द प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विल टीम विन एग्जैक्टली 4 मैचेस, हारे बताया ऊपर हारने की है और पूछी जीतने की है, तो फिर पी क्या होगा, और हारने का क्यू फिर होगा, यही होगा, क्योंकि अब वैसे 20% लॉस, हार गए, पूछा किसके बारे में, जीतने के बारे में, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी, जब हारने की 20 है तो जीतने की 80, तो फिर पी क्या होगा 80%, क्यू क्या होगा 20%। इससे आगे आप देख ही सकते हैं अगले 6 मैचेस में n इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 4। तो ये सीन तब बना था कि अगले 6 मैचेस में पाकिस्तान 4 जीतेगा तो आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले वो क्या हो चुका था, 20% तो हार चुका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है जी, और बस स्टूडेंट, अभी तक क्या ये देख लेंगे, द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इफ अ स्टूडेंट इज पिक्ड, उसकी वेट ग्रेटर देन 4 फीट, तो ये मीन x ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4।
तो अब ग्रेटर वाला है तो फिर पी क्यू आर, इसमें जी की वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर है तो आर, जी की वैल्यू पुट करेंगे, मीन भी बताया तो ये क्या होगा म्यू, ये क्या होगा स्टैंडर्ड एविएशन। तो पुट कर दे फॉर्मूला में 4 माइनस 4.29 डिवाइडेड बाय 0.25, आंसर ऊपर वाला ही क्या निकला था माइनस, क्योंकि चेंज तो है नहीं, -1.16। अब इसको आप क्या रख देंगे आर में पुट करें और आंसर बताएं। शाबाश शाबाश 0.8769। अब रिमेनिंग ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवा दिया था बायनोमियल में, और इधर भी 10% मैच जो है हारे थे, फिर वहां पर कितने मैच कर दिए 7, और इसमें से अब लॉस वाला लॉस और ऊपर भी लॉस, तो P क्या होगा 10% और Q क्या होगा 90% होगा, और एग्जैक्टली 2, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद एमडी गेट वाले जख्मों पे नमक बायो वालों के लिए HSC रिक्वायर्ड, HSC होता था हायर नहीं, हायर यूएचएस, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। हाँ नेक्स्ट टाइम यहां हम क्या करेंगे यूएचएस, यूएचएस यूएचएस क्या, हाँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। हमारा तो एक दफा पाला पड़ा था ना, हमने तो एक ही दफा दिया था, दोबारा रिपीट करने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी नहीं हुआ। हाँ, चले कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, जहां आ गए ठीक आ गए। एमडी गेट में स्कोर कितने जी, मीन 527, स्टैंडर्ड एविएशन 112, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोरिंग अबव 500, तो ये फिर क्या होगा म्यू होगा, और ये क्या होगा स्टैंडर्ड एविएशन। तो म्यू आपके पास 527 म्यू है, और स्टैंडर्ड एविएशन क्या है 112। आप क्या करेंगे 500 माइनस 527 डिवाइडेड बाय 112, आंसर बता देंगे जी का कितना निकला, क्या निकला है -0.241। अब ये जो आंसर निकला है, अब अबव 500 लिखा है, तो अब क्या होगा कि ग्रेटर वाली साइड आर वाली साइड जाएगी, तो ये आर में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लें 0.5948। भाई नीचे वाला भी ऐसे ही है, इसमें 2 जी की वैल्यू निकालनी है, इसमें बिटवीन वाला एरिया आ जाएगा, दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं तो दरमियान में नेगेटिव, और अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो भी दरमियान में नेगेटिव, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव तो दरमियान में पॉजिटिव, अगर पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव तो फिर भी दरमियान में पॉजिटिव है, खत्म ही नहीं हो रहा। चले ये वाला तो हमने वैसे भी कर लिया, निकाल के देख लिया था म्यू म्यू, बल्कि यहां पर म्यू है, हाँ तो फिर वो एक्स के बराबर आ जाएगा, बल्कि आप इसे करेक्ट कर लें, सॉरी यहां पर आ जाएगा म्यू, यहां पर भी म्यू, यहां पर भी, तो 0 पुट करेंगे तो ये एक्स प्लस माइनस उसके बराबर ही बनेगा, यानी कि ये मीन मीन मीन, तो ये उसके बराबर ही बनेगा, और हमने क्या निकाला 99.73। अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी में भी जाके देखें तो 99.74 निकला है। इसके बाद लास्ट वाला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ ट्रेन रेलवे एवरेज बताया हुआ है, जब एवरेज का हिंट मिल गया और प्रोबेबिलिटी लिख दिया तो भाई सिर्फ वाहिद पॉइसन ऐसी है जिसमें एवरेज देके आपसे प्रोबेबिलिटी
कैलकुलेट करने को कहेगा। तो यहाँ पर आज हमारा प्रोबेबिलिटी टोटली कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह कल अगर क्लास हम करते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। 9 इको का कुछ नहीं बना भाई, इको का मकबरा बन गया। 70% बच्चों ने वोटिंग की थी, तो उस पे कॉलेज ने अलाउ कर दिया था इको करवाने के लिए, लेकिन बच्चों का उसके ऊपर ज्वाइनिंग रिस्पांस सिर्फ फिजिकल का था 4 का और ऑनलाइन का था 6 स्टूडेंट का, इसलिए उसे फ्लॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि फायदा नहीं है कि अगर 70 बच्चों के वोट हो और उसमें से सिर्फ बच्चा 6 to 10 बच्चे जो है वो उसे ज्वाइन कर रहे हो, तो भाई बेहतर है कि अपने उस टाइम को कहीं और लगाया जाए। उसे बच्चों ने वाकई ही फ्री में ही लिया, तो बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया, और वो मैंने खत्म कर दी। नहीं, अब कोई रिवीजन नहीं होगी। अब ये हो सकता है कि पेपर से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं एक ऑनलाइन सेशन रख लूंगा, उसके अंदर जिन बच्चों के जो क्वेश्चंस होंगे इको या क्यूएम के रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ वो 3 से 4 या 5 घंटे का हम सेशन कर लेंगे, जितना भी हो उसके अंदर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे जो है वो एड्रेस कर दूंगा मैं। लेकिन आप जो है वो इको के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा चैप्टर वाइज, आप उन्हें एक दफा अपने नोट्स बोर्ड्स या जो भी कॉन्सेप्ट है जिन भी टीचर से आपने पढ़ा है उनके लेक्चर्स को रिवाइज करके एक दफा उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा, और उनमें जहां भी मसला होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। कि ये क्लासेस है, ये हो सकता है कि आपकी हो 10, 11, 12, 13, मतलब 10 से ऑनवर्ड होंगी। अब जो भी क्लास होगी 10 से ऑनवर्ड रिवीजन क्लासेस, हो सकता है 9 को भी हो जाए। हाँ ओके जी, इंशाल्लाह। बाकी कुछ मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए थे, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन 10 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम क्लासेस करेंगे। 10 को होगा संडे, हम मंडे से मतलब 11 से ऑनवर्ड, क्योंकि पेपर तो 16 को है, लेकिन ये 2-3 घंटे की क्लास में आसानी से हम इसे कवर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 को इंशाल्लाह। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।